नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई प्रकाश दिवासी पर। तो आज हम 6 मई की करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 6 मई की आज की ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के एकीकरण के बाद एनटीपीसी ग्रुप की स्थापित क्षमता कितनी है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के एकीकरण के बाद एनटीपीसी ग्रुप की स्थापित क्षमता कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72,304 मेगावाट। चलो इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये देखो सही आंसर तो इसका हो गया 72,304 मेगावाट। एनटीपीसी समूह ने रामपाल बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट 1 के हालिया एकीकरण के साथ अपनी स्थापित क्षमता को 72,304 मेगावाट तक विस्तारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीपीसी लिमिटेड की वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है। एनटीपीसी लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के बारे में बताना तो ये गुरदीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही। गुरदीप सिंह 2016 से एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। 1975 में स्थापित एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। 2023 तक 72,304 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर मार्च में 7.8% से बढ़कर अप्रैल 2023 में हो गई है। वो कितनी हो गई? 7.8% से बढ़कर बेरोजगारी दर तो ये होगी 8.11%। ठीक है, इसके बारे में बताया गया नीचे। मार्च में राष्ट्रव्यापी बेरोजगारी दर 7.8% से बढ़ी। इसी अवधि में शहरी बेरोजगारी 8.51% से बढ़कर 9.81% हो गई। हालांकि अप्रैल में ग्रामीण बेरोजगारी मामूली रूप से घटकर 7.34% रही, जो एक महीने पहले 7.47% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2023-24 के बजट में लगातार तीसरे वर्ष पूंजी निवेश परिव्यय को से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया, जो जीडीपी का 3.3% होगा। तो एक बार फिर से प्रश्नों को रिपीट करते। 2023-24 के बजट में लगातार तीसरे वर्ष पूंजी निवेश परिव्यय को से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया, जो जीडीपी का 3.3% होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 33%। 2023-24 के बजट में पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33% बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। हाल के वर्षों में यह पर्याप्त वृद्धि, विकास क्षमता और रोजगार सृजन को बढ़ाने के साकार प्रयासों का केंद्र है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट है कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की आवृत्ति क्या है। तो इसका हर 2 साल में। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण PLFS हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि G20 टेक स्पिरिट 2023 की शुरुआत किसने की। G20 टेक स्पिरिट 2023 की शुरुआत किसने की। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बैंक निकासी के लिए केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक निकासी के लिए केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ने। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS ने G20 टेक स्पिरिट 2023 के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक वैश्विक प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी संसाधनों के माध्यम से सीमा पर भुगतान में सुधार लाना। प्रतियोगिता के 4थे संस्करण का अनावरण 4 मई को किया गया था और यह वैश्विक नव प्रवर्तकों के लिए खुला है। ठीक है, चलता नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS का मुख्यालय कहाँ पर है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय आपको पूछ लेता, आपको बताना बेसल स्विट्जरलैंड में। बेसल जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है वहाँ पर इसका मुख्यालय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का। तो इसके बारे में जानते हैं। तो 1930 में स्थापित BIS दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है और इसके हांगकांग और मेक्सिको सिटी में प्रतिनिधि कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की कितने केंद्रीय बैंक BIS के सदस्य है। आपको बताना कि कितने केंद्रीय बैंक है जो BIS के सदस्य है। तो ये 63, ठीक है, 63 बैंक जो इसके सदस्य BIS का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है जो दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक साथ विश्व GDP का लगभग 95% हिस्सा रखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की गोवा में 4 और 5 मई को बैठक हो रही है। ये बैठक जुलाई में नई दिल्ली में होने वाले SCO नेताओं में के शिखर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करेगी। 2023 में SCO की भारत की दीक्षा का विषय क्या है। इसका विषय क्या है, तो इसमें सुरक्षा SCO, ठीक है, यानी सिक्योरिटी SCO है इसकी है। तो 2023 में भारत के SCO की दीक्षा की थीम सिक्योर SCO है, ठीक है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश है जो SCO का संस्थापक सदस्य नहीं, तो वो भारत ही है जो SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बन गया। SCO का गठन शुरू में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 6 देशों द्वारा किया गया। यानी गठन में तो भारत शामिल नहीं है परंतु इसका सदस्य है। ये भी SCO का संस्थापक भारत नहीं माना जाता, ठीक है, सदस्य है भारत इसका। चलता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत और इजराइल ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जो उनकी वैज्ञानिक और तकनीकी साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन से उच्च तकनीकी क्षेत्र संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि कृषि है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, एयर फोर्सेज है और क्वांटम कम्युनिटी की। इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखो MOU में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और सेमीकंडक्टर्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, हेल्थ केयर, एयरोस्पेस, टिकाऊ ऊर्जा और कृषि जैसे विभिन्न हाईटेक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शामिल हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट है कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो आपको बताना है इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री है। चलता है नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट है कि चुनाव आयोजित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है P कृष्णा भट्ट, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश P कृष्ण भट्ट को दिल्ली उच्च न्यायालय के ने संगठन में चुनाव कराने के लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। खेलो इंडिया योजना में भाग लेने के लिए कौन पात्र है। आपको बताना कि खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेने वाले के लिए पात्र कौन कौन है। तो इसके लिए 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, ठीक है, 10 से 18 वर्ष की जिसकी आयु वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। खेलो इंडिया योजना के लिए पात्र होने के लिए प्रतिभागियों की आयु 10 से 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलते लास्ट और अंतिम आज का अपना क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने फेम इंडिया योजना शुरू की। FAME इंडिया योजना शुरू की है। जो भारी उद्योग मंत्रालय ने ये योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। तो इसके बारे में जानते हैं कि फेम इंडिया योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। फेम का मतलब FAME इंडिया स्कीम में मास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हील्स। फेम इंडिया योजना वर्ष 2015 में शुरू की थी, ठीक है। तो आज के अपने ये क्वेश्चन हो गए पूरे और इसकी ये PDF आपको GK बाई प्रकाश देवासी, ठीक है, GK बाई प्रकाश देवासी टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, ठीक है।
आपको वहाँ टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है कि जीके भाई प्रकाश दिवासी, तो वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगी और मैं इसकी लिंक यूट्यूब इसी वीडियो अंत में आपको इसी वीडियो के नीचे उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। तो ओके बाय, चलते हैं और अगली क्लास की प्रतीक्षा करो। तब तक के लिए धन्यवाद।